दोस्तों, पिछले एक साल से G20 शिखर सम्मेलन को लेकर काफी बेसब्री थी और इसका अंत जिस तरह से हुआ उसे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वैसे तो यह ग्लोबल कूटनीतिक आयोजन था, लेकिन चुनावी साल में हर मुद्दे का लास्ट परिणाम राजनीतिक मुद्दे में ही आ जाता है। ऐसे में बीजेपी इस आयोजन का बड़ा सियासी लाभ लेने की कोशिश जरूर करेगी। दूसरी ओर विपक्ष अब सियासत की पिच पर अपने मुद्दों को लाने की पुरजोर कोशिश करेगा, यानी अगले कुछ दिनों तक दोनों ओर से अपने अपने मुद्दों पर टिके रहने और उसे लेकर एक दूसरे पर हमला तेज करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। नेक्स्ट वीक ही संसद का स्पेशल सेशन भी है। माना जा रहा है कि 5 दिनों के इस सेशन में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार G20 सम्मेलन और चंद्रयान 3 की सफलता पर खास चर्चा कर सकती है। G20 सम्मेलन के बाद उसे सियासी तौर पर भुनाने की बीजेपी की मंशा यूं ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण उनकी मजबूत ग्लोबल छवि भी रही है। विश्व में मोदी ने भारत का नाम बढ़ाया, यह बात दूर दूर तक पहुंची है और इसका सियासी लाभ भी हुआ है। यह बात कई ओपिनियन पोल और सर्वे भी में आ चुकी है। 2014 के बाद एक बड़ा फैक्टर जो सामने आया और जो पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बना, वह था ग्लोबल स्तर पर भारत की ताकत बढ़ना। विदेश में पीएम मोदी की बड़ी रैलियां और कई ग्लोबल इवेंट्स में भारत के हस्तक्षेप को देश की बढ़ती ताकत के रूप में पेश किया गया। चाहे यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने का मसला हो या कोविड के दौरान दुनिया भर में टीका भेजने की पहल, इन सब में नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज निखर कर सामने आई है। तमाम सर्वेक्षणों में आया कि नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर ग्लोबल लीडरों में शामिल है। एक बड़ा बदलाव यह भी आया कि अब तक ग्लोबल इवेंट और डिप्लोमेसी आम जनता तक नहीं जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इसे नीचे लोगों तक ले जाने में सफल रही। अब जब भारत में सबसे बड़ा कूटनीतिक इवेंट हुआ जिसमें विश्व के तमाम ताकतवर नेता जुटे, तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जल्द शुरू हो रहे चुनावी सीजन में यह मोदी के ग्लोबल फैक्टर को और मजबूत ही करेगा। बीजेपी का दावा है कि G20 में भारत की इस कामयाबी के बाद उनका कद और बड़ा होगा। दरअसल सम्मेलन से पहले भारत पर दोनों ओर से बहुत दबाव था। इसमें एक ओर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश थे, तो दूसरी ओर रूस और चीन। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी पक्ष का अपना आग्रह था और रूस का अपना, लेकिन अब संदेश है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दबाव के सामने झुकने से इनकार किया और अपने हिसाब से चीजें तय की। बड़ी बात यह रही कि इसमें उन्हें सफलता भी मिली। यही कारण है कि अब बीजेपी की पुरजोर कोशिश होगी कि उन घटनाक्रमों और ग्लोबल कूटनीति पर ब्रांड मोदी के प्रभाव का असर देश के अंदर सुदूर इलाकों तक ले जाए। दरअसल 2019 आम चुनाव में मोदी की लीडरशिप में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद हुई तमाम रिसर्चों पर भी गौर करें तो उसमें एक प्रमुख फैक्टर नरेंद्र मोदी की दुनिया में इमेज भी थी। पार्टी ने दावा किया कि पूरी दुनिया में मोदी को सम्मान से देखा जाता है और वह एक मजबूत नेता है। इसमें चंद्रयान 3 की सफलता जैसे मुद्दे भी जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि अगले कुछ महीनों में बीजेपी एक बार फिर से मोदी ने भारत का मान बढ़ाया वाली इमेज मजबूत करने की कोशिश करेगी। यही नहीं, 2024 के आम चुनाव में भी वह इसे एक और बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पीएम मोदी की इस ग्लोबल इमेज से बीजेपी जिस तरीके से सियासी प्रीमियम लेने की कोशिश कर रही है, विपक्ष अभी तक इसका काउंटर नहीं कर पाया है। G20 की सफलता के बाद जब बीजेपी इस इमेज को और आक्रामक तरीके से वोटरों तक लेकर जाएगी, जाहिर है तब विपक्ष को इसे काउंटर करना होगा। वैसे विपक्ष को इतना तो अंदाजा लग ही चुका है कि स्पीच पर पीएम मोदी पर सवाल उठाकर या उनका मजाक बनाकर उन्हें कुछ सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए इस बार उनकी रणनीति कुछ बदली भी दिख रही है। इस रणनीति के हिसाब से विपक्ष ने पिछले कुछ महीनों से सियासी मुद्दों की पिच तैयार करने की कोशिश की है। इसमें उसे कुछ हद तक सफलता भी मिली है,
चाहे गठबंधन का नाम इंडिया रखना हो या फिर जाति जनगणना, महंगाई, रोजगार सहित महिलाओं को हर महीने सैलरी देने जैसा दाव। विपक्ष बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे मूल मंशा यही है कि इस बार गेम उनकी पिच ही हो, ना कि बीजेपी की पिच पर। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को जब बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसी पिच पर खेलता दिख गया था। वो बुरी तरह परास्त भी हुआ। इस बार विपक्ष ऐसी कोई गलती करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सम्मेलन के दौरान विपक्षी नेताओं ने इस पर बयानबाजी करने से परहेज किया। विपक्ष के एक सीनियर ने बताया कि अगर विपक्ष सम्मेलन पर रिएक्ट ही नहीं करेगा तो बीजेपी इसे मुद्दा नहीं बना पाएगी। अब 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है। इसमें तय हो सकता है कि मोदी फैक्टर से आगे किस तरह निपटा जाए। G20 के बाद अगले कुछ महीनों में नए राम मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। बीजेपी इसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। ऐसे में विपक्ष के लिए आने वाले वक्त में समस्या और बढ़ने वाली है। विपक्ष कैसे इससे निपटेगा, कुछ हद तक ये कल की मीटिंग में साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है, विपक्ष की क्या रणनीति होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।